हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपको जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी महा ट्रांसको के लिए, तो उसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ। बट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे से आपको ये जो सीरीज स्टार्ट की थी महा ट्रांसको के लिए सिलेक्शन सीरीज, उसी में मैं अभी आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, बट आपको जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके महा ट्रांसको के लिए, तो उसी को मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो इस सेशन से मैं बस आपको न्यूमेरिकल ही दूंगा टिल दी योर एग्जाम। ओके, तो कोई भी कंसेप्चुअल सेशन मैं आज के बाद नहीं लूंगा टिल दी योर एग्जाम। आफ्टर दैट अगर कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो कंसेप्चुअल सेशन होता है वो मैं रेगुलरली कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। बट आपके एग्जाम तक जितना मैं देख रहा हूँ अभी कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एमसीक्यू सीरीज। तो आज से हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन सीरीज का ये पार्ट रहेगा। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का जो भी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। साथ ही जितने भी आपको 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 जो मैं सेशन लेता हूँ आपके लिए, उसके सभी के आपको पीडीएफ मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने ग्रेट गेट थ्राइस क्रैक की हुई है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 18, 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फील्ड। ओके, and apart from this I am a gold as well as a silver educator in one of the E-Tech company of the Bangalore। and मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। और इस सेशन में हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चंस फॉर द महा ट्रांसको एई। ओके, तो ये हुआ मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और अब हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए। तो मैंने लगभग 3-4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन को कर लेने की कोशिश की है। तो आप सभी ने इन सभी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना और इन क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ये भी देखना है, और इसमें आपको कंसेप्ट सीखनी है। ओके, देखो क्या बोला गया है, इन द सर्किट शोइंग बिलो पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर देखना कि आपके पास क्या दिया गया कि पावर सप्लाई पूछा है आपके पास कि इस वोल्टेज सोर्स में कितना क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस सर्किट में जिसका पावर सप्लाई निकालना है वो एक्चुअली है कहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, सर वोल्टेज सोर्स तो कहाँ पर है भाई इस डायग्राम में। तो देखो भाई यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। तो मुझे बताना कि पावर होती क्या है बेसिकली। तो पावर होता है सर वोल्टेज इनटू करंट। इट मींस वोल्टेज सोर्स का हमें क्या पता रहेगा, सर वोल्टेज पता रहेगा। और अगर इसी वोल्टेज सोर्स का अगर मुझे करंट पता रहेगा तो सर दोनों का वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। यस, ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों किस लिए क्या चीज सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम कुछ चीजें सॉल्व कर रहे हैं, राइट ना। ये चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अगर मेरा एजेंडा रहेगा कि इस वोल्टेज सोर्स ने कितना करंट सप्लाई किया, ये अगर मुझे मिल गया तो इसका ये वाला वोल्टेज और ये जो भी करंट मिलेगा उसका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे पावर सप्लाई मिल जाएगा। यस, बात क्लियर है। तो पावर सप्लाई निकालने के लिए हमें करंट एंड वोल्टेज पता होना जरूरी हो जाता है उस सिस्टम का, सॉरी उस एलिमेंट का जो जिसका हमें पावर सप्लाई, या तो आगे भी एक कंसेप्ट होती है पावर डिलीवर अगर आपको कभी पूछा जाए तो। ओके, तो बात क्लियर है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वोल्टेज सोर्स का सबसे पहले तो आपको वोल्टेज पता है कितना है, 15 वोल्ट। अगर मैं इसमें से निकलने वाला अगर करंट निकाल दूं तो मेरी बात बन जाएगी, मतलब यहां से निकलने वाला मुझे करंट चाहिए। ओके, सो दिस इज माय एजेंडा। एजेंडा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फास्ट सॉल्व करना, दिस इज नॉट माय एजेंडा बेसिकली। ओके, अब यहां पर मैं ट्रिक यूज करूंगा। तो जब भी इस तरीके का सर्किट होता था, तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस सेशन अगर देखे रहेंगे तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी आपको। क्या बताया था आपको बेटा, एक ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं सीधा सीधा 2 बार एक बार वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन करने वाला हूँ। देखो ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व होगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी हम यहाँ पर एक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने एक सीधा सीधा बताया था कि भाई वोल्टेज सोर्स का अगर इस तरीके का चेंज होता है तो हम यहाँ पर सीधा इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये लेंदी होगा मेरे हिसाब से, चलो मैं इसको ऐसे नहीं समझाता। तो आपको मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करूंगा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। यस, तो ठीक है, मुझे यहाँ पर अगर मैं एक नोड लगा दूं तो लेट मी कॉल दिस इज माय वोल्टेज वी डैश। एंड यहाँ पर हम लेते हैं भाई ग्राउंड, राइट ना। नोडल एनालिसिस में हम ऐसा ही करते हैं,
नोड वोल्टेज अज्यूम कर लेना एंड नीचे वाले वोल्टेज को हम ग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं। देन हम क्या कर लेते हैं कि हर एक ब्रांच का कंसीडर कर लेना। तो इस ब्रांच का करंट लेट सपोज I1 होगा, इस ब्रांच का करंट लेट सपोज आपके पास I2 होगा, और देखो ना इधर से आने वाला करंट ये आपको पता है कि कितना है सर 0.5 है, राइट ना, इस ब्रांच का करंट। तो हम अगर इस नोड के ऊपर केसीएल लगाएंगे, नोड के ऊपर क्या लगता है, केसीएल ही लगता है ना, यस। अगर मैं इस नोड के ऊपर बेटा केसीएल लगा दूं, ध्यान से देखना, मैं केसीएल लगा रहा हूँ कहाँ पर, नोड के ऊपर। थोड़ा आपको मैं सिस्टमेटिक भी समझाऊंगा एंड सभी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा। ये मत सोचना सर फास्ट करूँ, बस फास्ट करना ये मेरा कभी भी एजेंडा नहीं होता। तो आप क्या बोलोगे सर, इस केसीएल क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है सर 0.5, और आउटगोइंग करंट कितना है सर I1 एंड I2 है, राइट। I1 एंड I2 आपके पास आउटगोइंग करंट है। तो ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.5, राइट। यहाँ तक किसी को क्लियर, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट लिया। देन हम क्या करेंगे कि ये जो I1 वाला है भाई करंट, ये कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो रहा है, क्योंकि मुझे इसको वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना होता है। तो जो I1 करंट है, ध्यान से देखना, ये जो I1 करंट है ये V1 से लेके 15 वोल्ट तक आपके पास फ्लो हो रहा है। कहाँ तक फ्लो हो रहा है भाई आपके पास, V1 सॉरी V1 नहीं, V डैश से लेके 15 वोल्ट तक। तो हम क्या बोलेंगे सर, जो I1 है, यहाँ पर मैं साइड में लिख के देता हूँ, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। ये जो I1 इसको हम ऐसा लिखेंगे ना कि V1 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा V डैश माइनस 15 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 16। अब मैंने इसको V1 को हायर पोटेंशियल क्यों लिया, क्योंकि मैं I1 को V डैश से लेके 15 तक दिखा रहा था, दैट्स वाई मैंने V डैश को बढ़ा लिया, राइट। ये I1 की वैल्यू हो गई। वैसे हम I2 को क्या लिख सकते हैं, देखो I2 कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो रहा है, देखो आपके पास सर V डैश से लेके ये 0 तक फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे हमने V डैश माइनस 15 लिखा, तो क्या ना राइट, आई फॉर द I2 V डैश माइनस 0 डिवाइडेड बाय 120, ऐसा लिख सकता हूँ ना, यस। इसी कोई कब क्या क्या करता है पता है, यहाँ पर सीधा सीधा V डैश अपॉन 120 भी लिख देगा, क्योंकि वो माइनस 0 नहीं लिखते, राइट। मैं माइनस 0 लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी आदत हो जाती है। तो I1 एंड I2 की वैल्यू अगर पुट करो दोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, V डैश डिवाइड बाय 15, और ये आपके पास सॉरी V डैश माइनस 15, ये I1 की वैल्यू हो गई। देन I2 की वैल्यू कितना पुट करोगे सर, V डैश डिवाइड बाय 120, और इधर कितना वैल्यू हो जाएगी भाई आपके पास 1/2, या फिर आप इसी को ही अगर लिखना चाहो तो 1/2 लिख सकते हो, जो कैलकुलेशन आपको आसान से कर सकता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बेस 120 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको ये मैंने क्यों किया, क्योंकि सबका बेस आपके पास 120 हो जाएगा। तो इस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा 2V डैश, और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब 30, प्लस यहाँ पर V डैश, और दोनों का बेस अभी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 120, और ये 120, तो बेस कॉमन ले सकते हैं ना, मतलब ये 120 इज इक्वल टू करेंगे तो भाई 1/2, क्या मैंने देखो ये 1/2 इसको कितनी बार काटेगा 60 टाइम। तो आप क्या बोलोगे सर, ये 3V डैश माइनस 30 इज इक्वल टू, ये 61 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा भाई 60, तो आप कितना बोलोगे सर V डैश इज इक्वल टू 60 प्लस ये 30 करोगे बेटा, तो यहाँ पर ऐसा एरो करके लिखना सर, ये 90 हो जाएगा। तो ये 3 कितनी बार काटेगा इसको 30 टाइम्स, तो आप क्या बोलोगे सर V डैश की वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट, राइट। अब ये मैंने क्यों निकाला सॉरी ये मैंने क्यों निकाला V डैश की वैल्यू, क्योंकि बेटा आपको इस ब्रांच का वोल्टेज पता था, बट अगर इस ब्रांच का करंट पता रहता तो आप इसका प्रोडक्ट करके तो पावर निकाल रहे थे ना, ये मैंने अभी अभी से स्टार्टिंग में पढ़ाया था, राइट। तो मुझे बताना कि अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा तो I1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो I1 की वैल्यू क्या रहेगी सर, V डैश माइनस 15 डिवाइड आपके पास 16 रहेगा, राइट ना 16। तो ये मुझे बताना बस कि कितनी वैल्यू हो जाएगी सर, ये 30 माइनस 15 डिवाइड बाय 60, तो कितना हो जाएगा सर, ये 15 डिवाइड बाय आपके पास 60 हो जाएगा, राइट। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो I1 की वैल्यू मिलेगी, देखो 5 से मल्टीप्लाई 5 से अगर मैं कर दूँ तो ये कितनी बार काटेगा 3 टाइम्स, और ये सपोज 12 टाइम्स, तो ये 3 इसको कितनी बार काटेगा 4 टाइम्स, राइट। तो 1/4 हो जाएगा, या फिर मैं इसको बोलूंगा 0.25 एम्पियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना 1/4 या फिर आप बोलोगे 0.25 एम्पियर, बट यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है और इसको ध्यान से देखना। अब अगर मैं सपोज बस ये 15 वोल्ट की बैटरी निकालता हूँ तो थोड़ा सा बस इसको समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ, अगर ये बैटरी है सपोज, इसको पावर डिलीवर करनी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला पावर सप्लाई या तो पावर डिलीवर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज रहेगा और इससे करंट निकलने वाला चाहिए। अगर इस बैटरी को पावर डिलीवर करनी है बच्चा, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलने वाला चाहिए, ध्यान से देखना, पॉजिटिव करंट से करंट बाहर निकलने वाला चाहिए। तो जो भी यहाँ पर सपोज आई रहेगा
तो जो पावर सप्लाई या फिर आप बोलते हो पावर डिलीवर्ड वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज इनटू करंट, राइट। यस, बट अभी हमारे पास ये जो I1 करंट है, ध्यान से सुनना, ये जो बेटा आपका I1 करंट है वो इस तरीके से आ रहा है ना, मतलब I1 इस तरीके से आ रहा है, मतलब इस बैटरी में I1 डैश या फिर सॉरी I1 आप बोलोगे सर ये इस तरीके से आ रहा है। तो I1 एंड I की वैल्यू देखना, आपके पास डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अभी हमने I1 निकाला बेटा, ये I1 की डायरेक्शन देखो ना डाउनवर्ड है, और आपका जो सप्लाई करने वाला करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं सर, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट हमारे पास सर साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर मुझे एक्चुअल आई की वैल्यू निकालनी तो वो कैसा क्या रहेगी, माइनस ऑफ आई डैश के बराबर, सॉरी I1 के बराबर रहेगी, राइट। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस 0.5 एम्पियर, या फिर आप क्या बोलोगे 1/4 एम्पियर आपके पास आई की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो पावर ही पूछी थी ना बच्चा आपके पास, तो आई की वैल्यू देखो आपके पास मिल गई कितना, माइनस सॉरी ये माइनस होगा, माइनस 1/4 आप बोल सकते हो एम्पियर। अब आप पावर नहीं निकाल सकते क्या, बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर, जो भी पावर रहेगी इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो दैट मीन्स 15 माइनस 1/4 कर लोगे तो कितना आ जाएगा। यस, तो ये आप कितना बोलोगे बताओ, 15/4। तो ये अभी मैं फिलहाल तो कैलसी यूज कर ले रहा हूँ आप देख लेना। तो -3.75। अब यहाँ पर मैं टाइम पास नहीं करते बैठूंगा, ओके। तो इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में आपके पास आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेरा स्पीड रहेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। तो जिनको भी डाउट आता है काइंडली सेशन को स्टॉप करके या फिर आप फिर से एक बार पीछे जाकर अगर आप देखते हो तो मैं पक्का बोल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया और सभी को कोई कहीं कहीं पर भी डाउट नहीं है। तो मैं अगले वाले क्वेश्चन पर जाता हूँ। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये भी मैंने नेटवर्क से ही उठाया, देन आपके पास बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या बोला है, एन एसी करंट इज गिवन बाय दी, आपके पास एक एसी करंट है I ऑफ टी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू साइन ऑफ 314 टी आपके पास दिया हुआ है। देन आपके पास उन्होंने पूछा है भाई इस करंट का, आपके पास उन्होंने बेटा एवरेज करंट पूछा है, एंड दूसरी एक चीज पूछी है आपके पास आरएमएस करंट पूछा है। याद रखना ये जो एवरेज करंट होता है इसका दूसरा नाम होता है आपके पास डीसी करंट, ओके। क्या होता है, डीसी करंट। एवरेज वैल्यू को हम डीसी वैल्यू या फिर हम बोल सकते हैं डीसी करंट बोल सकते हैं, एवरेज करंट को आप डीसी करंट बोल सकते हो, ओके। एंड आरएमएस को बेटा आप इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम मैं बता रहा हूँ, इफेक्टिव वैल्यू या फिर आप बोल सकते हैं इफेक्टिव करंट, या तो आपके पास एसी करंट भी बोला जाता है इसको। अगर आसानी से मैं बता दूं इसको एसी करंट भी आप बोल सकते हो, बट ये वर्ड कोई ज्यादातर यूज करता नहीं। इफेक्टिव या तो आरएमएस बोला जाता है। आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक स्टैंडर्ड इस तरीके के एक्सप्रेशन में देखोगे ना, तो इसमें आपके पास एक जो चीज होती है, अगर किसी भी चीज को अगर सब किसी भी अगर आप किसी भी फंक्शन को अगर एसी एंड डीसी में अगर एक्सपांड करोगे तो उसमें पहला होता है डीसी कंपोनेंट। देन यहाँ पर क्या होता है, सपोज आपके पास करंट की बात करूँ तो यहाँ पर रहेगा आई एम इंटू साइन ऑफ ω1 इंटू टी, ये IM1, प्लस आपके पास यहाँ पर रहेगा सपोज IM2 इंटू सपोज साइन ऑफ ω2 इंटू टी, राइट। या फिर मैं बोलूंगा ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू ω t, ऐसी चीजें आप बोल सकते हो। और ये सिलसिला बेटा आपके पास चलता ही जाएगा, राइट। तो इसमें ये जो पहली चीज होती है ये डीसी होती है ना, ये चीज आपके पास डीसी होती है। तो ये डीसी वैल्यू है कि नहीं, ध्यान से देखना। और डीसी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, डीसी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू बोल देते हैं कि नहीं बोल देते, राइट। तो अगर मुझे इस करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, तो आप क्या बोलोगे सर, इस एक्सप्रेशन में सर जो बिना साइन वाली टर्म है दैट इज नथिंग बट दिस 10 इज नथिंग बट योर कांस्टेंट टर्म, राइट ना। तो डीसी वैल्यू इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज अ सॉरी कांस्टेंट वैल्यू भी इसको बोला जाता है। और कांस्टेंट वैल्यू की कितनी वैल्यू आपके पास 10। तो आप क्या बोलोगे सर, इस क्वेश्चन के लिए एवरेज वैल्यू कितनी है, फिर आप बोलोगे एवरेज करंट कितना है। तो एवरेज वैल्यू बोलो, या तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि एवरेज करंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 एम्पियर। तो ऑप्शन में देखना एवरेज वैल्यू ये रिस्पेक्टिवली दिया ही रहेगा, ध्यान से देखना रिस्पेक्टिवली, मतलब सबसे पहले आपको एवरेज बतानी देन आरएमएस बतानी। तो यहाँ पर भी आपके पास पहले 10 दिखाई देगा, वो आपका आंसर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी में नहीं है, मतलब ये तो चला गया। ऑप्शन डी में नहीं, मतलब ये तो चला गया। अब आपके हाथ में आता है भाई
कि सर इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालना, इफेक्टिव मतलब आरएमएस वैल्यू, ओके, इफेक्टिव मतलब आरएमएस वैल्यू। तो जब भी आपके पास इस तरीके के सिग्नल होते हैं डीसी विच कंटेन दिस लॉट्स ऑफ दी एसी फंडामेंटल सॉरी एसी हार्मोनिक कंपोनेंट, तो इसमें आप इफेक्टिव वैल्यू या फिर आप बोलोगे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हो बेटा, उसको ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, वो होता है डीसी का स्क्वायर प्लस आरएमएस 1 का स्क्वायर प्लस आरएमएस सपोज आपके पास 2 का स्क्वायर। अब ये आरएमएस क्या आपके पास, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा, यस ये सिलसिला चलता ही जाएगा। इसमें एक एक्सपेक्टेड एक केस भी होती है स्पेशल, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे उसमें क्या करना होता है, ओके। बहुत सारे लोग उसको गलत पढ़ाते हैं। अब इसकी आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगी, तो डीसी कितना है भाई, तो 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देना, देन आरएमएस 1 मतलब पहले एसी कंपोनेंट का आरएमएस, तो आपको पता है ना कि मैक्सिमम डिवाइड बाय अगर मैं √2 करूंगा दैट इज 10 डिवाइड बाय √2 करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, आरएमएस मिल जाएगा, राइट। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही टर्म थी, यस ये वाली देखो, दूसरे आपके पास फ्रीक्वेंसी की कोई बात ही नहीं करा, मतलब एसी एसी कंपोनेंट था, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर ही रोकोगे, इतने में ही रोकोगे। अगर तीसरी टर्म होती तो हम इसको भी लेते, चौथी होती तो हम उसको भी लेते, राइट ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो क्या आंसर आ जाएगा। तो इसको भी बिना कैलसी कैसे सॉल्व करोगे, तो सर देखो 100 का 10 का स्क्वायर 100 और सर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, राइट। तो देखो ये कितना आ जाएगा सर, ये 150 आ जाएगा, राइट। अब 150 आपको पता होना चाहिए कि भाई 150 किसके नजदीक है, 150 आपके पास किसके नजदीक में, राइट। कैलसी तो यूज कर सकते हो, उसका कुछ भी ये नहीं है, बट अगर आप 13 का स्क्वायर कर दोगे, 13 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे देते हो तो देखो कितना आता है, आपको पता है ना कि सर 13 का स्क्वायर आता है 169, ओके, और 12 का स्क्वायर कितना आता है भाई 144। अब मुझे एक ही चीज बताना भाई कि ये जो 150 नंबर है वो किसके बीच में, इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, मतलब आपके पास आंसर 12 और 13 के बीच में ही आएगा, यस। अब यहाँ पर ज्यादा मतलब परफेक्ट वैल्यू पता ही होनी चाहिए ऐसा भी नहीं होता, तो 12 और 13 के बीच में आंसर आएगा तो कौन सा है आपके पास 12.25, तो आपका आंसर होना चाहिए 12.25। परफेक्टली आंसर नहीं निकालना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपको दिमाग भी यूज करना है ना, क्योंकि सर 13 का स्क्वायर आपके पास अंडर रूट सॉरी 169 होता है, अंडर रूट नहीं, 13 का स्क्वायर 169, बट 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसके बीच में आपके पास 150 वाला नंबर है, तो इसका मतलब 12.25 इज द करेक्ट वन, और यहाँ पर आपका आंसर ये सही रहेगा। और ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास ये जो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अनइक्वल होते हैं, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, याद रखना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ओके। और जहां पर आपके पास ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अगर आपके पास सेम हो जाता है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर लेना। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर भी देखा है एक दो लोगों से कि वो मेंटरशिप देते हैं बट वो इस फॉर्मूले को गलत पढ़ाते हैं, सो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यस, बट इस क्वेश्चन को उन्होंने गलत पढ़ाया हुआ है। तो इस समय आपके पास पहले तो क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि आपके पास I(t), अभी इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, +10 × 10 × साइन ऑफ सपोज 314t ये है, एंड आपके पास सपोज दूसरा जो कंपोनेंट है वो सपोज 20 × सपोज साइन ऑफ, यस, साइन ऑफ आपको सपोज 140। अब देखो यहाँ पर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हुई कि नहीं हुई, इसकी और इसकी, तो इस समय बेटा आपके पास आपको इन दोनों का एक तो रिजल्टेंट लेना पड़ेगा सबसे पहले। अब रिजल्टेंट कैसे लोगे, तो आप देखो अभी यहाँ पर दोगे देखोगे तो साइन ऑफ सॉरी 10 साइन ओमेगा 10 साइन 314t एंड 40 साइन 314t, तो इसमें अगर आप ऐसा कर दोगे ना कि अंडर रूट, सर आपने ही बोला था तो 10 का स्क्वायर, सर पहले का अंडर रूट मतलब अंडर रूट 3 कर दोगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर, प्लस सर दूसरे का सर आरएमएस वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड जो भी आंसर निकालोगे बेटा वो हो जाएगा रॉन्ग, ओके, वो हो जाएगा रॉन्ग। आपको क्या करना होता है पता है ऐसे केस में, तो आपको सबसे पहले इन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू निकालना होता है। अब इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों भी साइन साइन है, और तो हम सीधा सीधा इसके एडिशन कर सकते हैं, मतलब इसका क्या हो जाएगा 30 साइन 314t, इसका इफेक्टिव वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो फिर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस मतलब डीसी का वैल्यू डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास बेटा करेक्ट आंसर देगा, ओके, ये करेक्ट आंसर देगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगाते हुए देखा है जो कि कंसेप्चुअली बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है,
फ्रीक्वेंसीज अगर इक्वल हो जाती है तो बेटा वहां पर आपको जिन भी दो ऐसे सिग्नल का फ्रीक्वेंसीज इक्वल होता है उसका एक इफेक्टिव रिजल्ट निकालना होता है एंड देन उसके बाद आपको ये आरएमएस वाला फॉर्मूला लगाना होता है। यस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है तो आप आंख बंद करके यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या बोला गया है। टू इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ईच ऑफ हैविंग, दो कॉइल के इंडक्टेंस दिए हुए हैं। सपोज ये कॉइल है एंड कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, दोनों की दोनों कॉइल कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सपोज ये एक कॉइल है एंड ये एक कॉइल है, और उन्होंने बोला एक का वैल्यू कितना है भाई 2 हेनरी है और इसका भी वैल्यू आपके पास 2 हेनरी है, वट एवर, ठीक है। आगे क्या बोला, कनेक्टेड इन सीरीज इन मैग्नेटिक कपल्ड। ओके, मैग्नेटिक कपल्ड है मतलब इसके बीच में डॉट रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि सीरीज में एडिटिवली कनेक्टेड है कि सब्ट्रैक्टिवली, या फिर सीरीज अपोजिशन में है कि सीरीज एडिटिव में है। तो इसके दो नेचर होते हैं ना कि सपोज इसका डॉट यहाँ पर है और इसका डॉट यहाँ पर है, और करंट दोनों के कॉइल में सपोज डॉट में इंटर करेगा तो ये आपके पास एडिटिव नेचर रहेगा। यहाँ पर आपके पास सॉरी एडिटिव नेचर रहेगा, और इसके बीच में ऑब्वियस सी बात है भाई एक मैग्नेटिक इंडक्टेंस सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपके पास रहेगा, राइट। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बताओ? तो दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा आपके पास ये हो सकती है, यस, ये हो सकती है कि ये L1 है, ये L2 है, इसकी भी वैल्यू आपको 2 हेनरी दी गई है और इसकी भी वैल्यू आपके पास 2 हेनरी दी गई है। अब ये अगर सीरीज अपोजिशन में रहेगा तो एक में एक डॉट में करंट एंटर करेगा और एक डॉट में करंट आपके पास लीव करेगा, सपोज ये करंट रहेगा तो, राइट। तो ये अपोजिशन में सीरीज अपोजिशन इसको बोला जाता है, राइट। तो आप सभी को पता होगा कि आगे क्या बोला गया है, देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ द कपलिंग बीइंग, मतलब यहाँ पर दोनों के केस में आपके पास बेटा के की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पता है ना, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ जो आपके पास कपलिंग है के, उसकी वैल्यू दी गई है 0.1। ओके, 0.1 के 1 की उसकी वैल्यू दी गई है। देन उन्होंने बोला है कि टोटल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब आपके पास यल इक्विवेलेंट पूछा है। अगर मैं इसके केस में बता दूं तो आप सभी को पता होगा कि एडिटिव के केस में कंप्लीट इंडक्टेंस क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2 इंटू यम होता है। एंड आपके पास अपोजिशन के केस में क्या होता है, यल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2 इंटू यम होता है। अब कौन सा सही है हम एक बार देखेंगे, क्योंकि हमें देखो सॉरी बेटा, बहुत ज्यादा गला खराब है, बट समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर यम एग्जिस्ट करेगा, तो आपको पता होगा कि ये वाला अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो एडिटिव नेचर के लिए, ये वाला यूज करेंगे तो अपोजिशन के लिए। तो हमारे पास L1 L2 है, बट M पता है क्या, नहीं। तो यम एंड के बीच में आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि मेरे जो पेड बैच वाले स्टूडेंट होते हैं दे नोस कि मैं एक एम के वाला फॉर्मूला बताता हूँ, मतलब M इज इक्वल टू के, एम के वाला फॉर्मूला मैं बोलता हूँ इसको L1 इंटू L2। ओके, अंडर रूट L1 L2 ये वाला फॉर्मूला होता है। यस, इसके पूरे डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो अगर मुझे M निकालना, मैं सभी चीजें यहाँ पर लूंगा तो आपके पास 0.1 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा भाई 0.1 अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 रूट 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 रहेगा, और अंडर रूट 4 मतलब 2 रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आपके पास, राइट। तो 2 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो भाई हेनरी, तो एम की वैल्यू मिल चुकी है आपको। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यूज करूंगा तो देखो L1 L2 की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 0.2 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये 4 और सर ये 0.4, तो आप कितना बोलोगे सर 4.4 हेनरी आ जाएगा। तो ऊपर के हिसाब से तो कहीं पर है ही नहीं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते तो आप कितना बोलोगे सर 2 प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 0.2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 मतलब ये कितना हो जाएगा सर 3.6 हेनरी हो जाएगा। तो आप देखो कहाँ पर मैच कर रहा है आपका आंसर, तो आप अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, राइट ना, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि आपको पता नहीं था कि सीरीज एडिटिव है कि सीरीज अपोजिशन है, इसलिए आपको दोनों भी इससे सॉल्व करना पड़ा। देन आपने देखा कि भाई आपका आंसर कौन सा आ रहा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 1 एंड 0। ओके, ये यही रेंज होती है, तो कि कभी भी 1 से भी बड़ा नहीं होता और भाई 0 से भी छोटा नहीं होता, तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। एंड यहाँ पर मैं बताता हूँ कि के की वैल्यू अगर आपके पास इज इक्वल टू अगर 1 हो जाती है तो इसको बोला जाता है आइडियल कपल्ड सर्किट। आइडियली मैग्नेटिकली
कपल्ड सर्किट होता है, आइडियल होता है, ये आइडियल केस होती है के की जब 1 इज इक्वल टू 1 रहेगी। इसका मतलब होता है कि कॉइल 1 का पूरा फ्लक्स कॉइल 2 पर लिंक कर रहा है। यस, बाकी कुछ नहीं, इसको कंसेप्चुअली अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बस जो भी काम की चीजें वही बता रहा हूँ। तो के की वैल्यू 1 रहेगी तो इसको बोलेंगे आइडियल मैग्नेटिकली कपल्ड सर्क्यूट, और के की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 रहेगी तो इसको बोला जाता है आइसोलेशन, मैग्नेटिकली दो कॉइल आपके पास मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होती है। ओके, एंड अगर आप मैं बता दूं कि के की वैल्यू सपोज लेस देन 0.5 यू एंड ग्रेटर देन सपोज आपके पास 1 रहेगी, सॉरी 0 रहेगी, तो इसको बोला जाता है वीक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्क्यूट। एंड अगर के की वैल्यू सपोज ग्रेटर देन 0.5 यू रहेगी, ग्रेटर देन 0.5 यू एंड लेस देन 1 रहेगी, तो इसको बोला जाता है टाइटली कपल्ड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। ओके, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ लेना। ओके, ये सभी काम की चीज है, लिख लेना। ओके, एंड आगे हम देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन है क्या। तो ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत प्यार से नजाकत से देखेंगे कि देखो आपके पास क्या बोला गया है कि फोर्स करंट एनालॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है भाई, कंट्रोल सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर से, जहां पर हम मैग्नेटिकली जो सिस्टम हो सॉरी मैकेनिकल जो सिस्टम होती है उसकी एनालॉजी हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम से देख लेते हैं। और उसमें चार एनालॉजीज होती है। अगर मैं सपोज ट्रांसलेटरी सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो दो एनालॉजी होती है, एक होता है बेटा फोर्स वोल्टेज, दूसरा होता है फोर्स करंट। एंड अगर रोटेटरी या फिर मैं रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की बात करूँ तो वो होता है फोर्स वोल्टेज एंड सॉरी टॉर्क वोल्टेज, और एक होता है टॉर्क करंट। ओके, तो आपको अभी किसके बारे में बात की गई, उन्होंने फोर्स एंड करंट एनालॉजी के हिसाब से, राइट। तो आप सभी को पता होगा कि अगर मेरे पास एक मैकेनिकल सिस्टम हो जाती है तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें बेटा आपके पास मास होता है, फोर्स वोल्टेज में एक मास रहेगा, देन उसके बाद यहाँ पर एक डैम्पर रहेगा, राइट। एंड उसमें और एक चीज होती है, स्प्रिंग होती है, राइट। तो इसके ऊपर अगर सपोज आप फोर्स लगा दोगे वट एवर, यस, तो यहाँ पर फोर्स लगा दोगे तो इस मैकेनिकल सिस्टम के लिए दो तरीके के आपके पास डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे। एक तो इसको मिलेगी एक वेलोसिटी और यहाँ पर मिलेगी एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसका कोएफिशिएंट होता है कि इसका एफ, या तो आप कैपिटल बी से आप दिखा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर फोर्स लगा दोगे ना बेटा, तो फोर्स इज इक्वल टू, आप ये इक्वेशन आपको पता होगा, तो मास के लिए क्या होता है सर, यम डीवी बाई डी टी होता है बेटा। यस, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये थोड़ा मैं अभी समझा रहा हूँ, देन जिसको प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो है ये, यम डीवी बाई डी टी। यहाँ पर होता है आपके पास बी, क्या रहेगा आपके पास वी, और यहाँ पर रहेगा आपके पास के इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, राइट। यस, ये आपको पता होना जरूरी है। और अगर सपोज आप डिस्प्लेसमेंट का अगर फिर से एक बार डेरिवेटिव ले लेते हो तो क्या मिल जाता है आपके पास यम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, सॉरी ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसका डेरिवेटिव होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर के इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फोर्स का एक इक्वेशन बन चुका है, थोड़ा ध्यान देखना। यस, एंड अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर मुझे फोर्स करंट का इक्वेशन लेना है, तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन एक पैरेलल सर्किट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा, देन बेटा आपके पास यहाँ पर एक इंडक्टर लेना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ओके, थोड़ा ध्यान देना कि ये एनालॉजी और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको कैपेसिटर, यहाँ पर इंडक्टर और यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे, इस टर्मिनल पर वोल्टेज सपोज वी रहेगा, राइट। यस, तो ठीक है। अब मैं अगर केसीएल लगा दूंगा तो आप क्या बोलोगे, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, प्लस आपके पास इंडक्टर रेजिस्टेंस के लिए क्या आ जाता है, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे सर, वी अपॉन आर, प्लस आप क्या बोलोगे भाई, इंडक्टर का करंट क्या होता है, तो 1 अपॉन यल इंटीग्रेशन ओवर आई इंटू डी टी, राइट। ओके, तो इसी को अगर आप लिखोगे तो वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज फ्लक्स का चेंज होता है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी फाइव बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर, और इस वोल्टेज को आप कैसे लिख सकते हो, डी फाइव बाई डी टी भी लिख सकते हो, प्लस 1 अपॉन यल। अभी देखो, यस, यहाँ पर मैंने शायद से गलत लिख दिया, यहाँ पर करंट नहीं, यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए, तो यहाँ पर रहेगा आपके पास वोल्टेज, राइट।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो इस वोल्टेज का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली फ्लक्स, क्योंकि डेरिवेटिव का फ्लक्स और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लक्स। तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यम के बराबर, ध्यान से देखो भाई, ये पहला डेरिवेटिव है ना ये, और यहाँ पर यम के बराबर कौन आ रहा है, तो सी आ रहा है, मतलब मास इज इक्वल टू कैपेसिटेंस है, ये पहला रूल। दूसरा अगर आप देख रहे हो तो जो बी है, बी इज इक्वल टू कौन आ रहा है, तो बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, बी इज इक्वल टू आपके पास 1/r आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है, ऐसा समझ लो। एंड सी इज इक्वल टू अगर आप देखोगे तो स्प्रिंग इज इक्वल टू आपके पास कैपेसिटेंस आ रहा है, सॉरी इंडक्टर आ रहा है, ये भी बता सकते हो। देन जो पहला डेरिवेटिव है दैट इज नथिंग बट अ वोल्टेज, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो हमारे लिए करंट की, इसके लिए क्या, देखो ये वोल्टेज है ना बेटा, तो वोल्टेज है, वोल्टेज है। एंड अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब x जो है आपके पास, तो x मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है, मतलब x। तो ये इस केस में हमारे लिए क्या है भाई, फ्लक्स है, फा है। तो यही चीज हमें पूछी गई, तो चाहे दुनिया भर की कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपका जो भी आंसर सही रहेगा वो आ जाएगा। तो हम मैच करने के देखेंगे, तो वेलोसिटी एंड वोल्टेज ये मैच हो रहा है, देखो वेलोसिटी एंड वोल्टेज मैच हो रहा है। आगे देखेंगे मास एंड कंडक्टेंस, नहीं मैच हुआ तो पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन गया, मास कंडक्टेंस नहीं सर, मास कैपेसिटेंस है, राइट। वेलोसिटी वोल्टेज पहला मैच हो रहा है, ठीक है। मास कैपेसिटेंस मैच हो रहा है सर, डैम्पिंग किससे मैच हो रहा है, तो देखो देखो डैम्पिंग 1/r मतलब कंडक्टेंस है ना, तो ये देखो ये मैच मैच हो गया, तो इसको आप जी भी लिख सकते हो, कंडक्टेंस है ये। तो देखो ऑप्शन आपके पास बी मैच हो चुका है, तो बी इसका सही आंसर है। बट फिर भी अगर हम देखें तो बाकी सभी चीजें मैच नहीं होगी, जैसे आपके पास वोल्टेज वेलोसिटी ये मैच हो रहा है, मास रेजिस्टेंस ये इसने यहाँ पर ही धोखा दे दिया, मास रेजिस्टेंस नहीं मास कैपेसिटेंस है। डैम्पिंग डैम्पिंग किसके साथ आ रही है, कैपेसिटेंस के साथ, जो भी आपके पास फिर से गलत हो रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट। अब देखो मास वेलोसिटी वोल्टेज सही है, मास इज इक्वल टू इंडक्टेंस ये रॉन्ग है, डैम्पिंग इज इक्वल टू कंडक्टेंस ये सही है बात। बट एक ने गलती कर ली ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अब इसके लिए भी कंसेप्ट ही, इसके लिए भी कुछ अलग से कुछ चीज नहीं है बेटा, यस। अब जिसको भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है बेटा, हमारे ही चैनल पर मैंने एक सेशन पुणे यूनिवर्सिटी के लिए रिकॉर्डेड लिया हुआ है, शायद से वो 1 घंटा 45 मिनट का है। अगर ये वीडियो देख लोगे ना बेटा, तो आपको इस वाले चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, और जितने भी यूथ पब्लिकेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये वाला वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, शायद से 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया है। इसको देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, कुछ नहीं, 1 घंटा 45 मिनट देखने से कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बट ये वाले क्वेश्चन अगर आएंगे फ्यूचर में तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ। आप फोर्स वोल्टेज, फोर्स करंट क्या, आप फोर्स वोल्टेज को भी सॉल्व कर लोगे, टॉर्क वोल्टेज को भी बेटा आप सॉल्व कर लोगे, इवन दो आप टॉर्क करंट को भी सॉल्व कर लोगे, राइट। तो ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के लिए मैंने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है, और ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, यहाँ पर से आप देख सकते हो, ओके। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दिया गया है, दैट इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू s+1 डिवाइडेड बाय आपके पास आया है s² +5s+10 आपके पास दिया गया है। देन उन्होंने बोला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर आपको पूछी हुई, पूछिए, ऑर्डर आपको पूछिए, एंड आपको सभी को पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यस, या तो आप बोलोगे सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किससे आपके पास होता है भैया, एसोसिएटेड, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से एसोसिएटेड होता है। तो हमारे पास तो अभी ये जो चीज दी गई है, व्हाट इज दिस, तो ये है आपके पास भाई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन लूप, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इस ओपन लूप का कन्वर्जन किस में करोगे भाई, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में लोगे। देन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आने के बाद इसके आपको क्या लेना है, जो भी क्या बोलोगे, आपको रूट्स लेने हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स, जो भी डिनोमिनेटर आता है ना, डिनोमिनेटर, तो इसको अगर आप 0 पुट कर दोगे तो दैट इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही आपके पास क्या होता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, राइट। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि जब भी आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से
कन्वर्जन कर लोगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पर, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखना। तो जो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहेगा ना, तो इसमें आप ध्यान से देखना, जब आप क्लोज लूप बनाओगे तो न्यूमरेटर होगा, और जो भी डिनोमिनेटर होगा बेटा उसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में फिर से एक बार ऐड कर देना है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड आप मेरे से लिख लो, शायद से मैंने इससे पहले भी आपको बताई हुई है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड याद रखना, शॉर्टकट मेथड आपको याद रखनी है। एंड अगर इसके जस्ट अपोजिट आपको करना है, मतलब अगर कभी आपको ओपन लूप सॉरी आपके पास सपोज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन रहेगा, ध्यान से देखना, ये काम की चीज मैं बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लूंगा मैं। अगर आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यस, तो अगर आपको उससे चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो आपको कैसे बनाना है? तो आपको देखना है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए भी ऑब्वियसली बात है भाई, न्यूमरेटर है एंड इसके पास भी डिनोमिनेटर रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर में नो छेड़छाड़ी, बट डिनोमिनेटर में अभी आपके पास डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देना है। तो ये एक मेथड हो जाती है। तो दिस इज टू थिंग्स जो आपको याद रखनी बेटा। दिस इज ऑल्सो शॉर्टकट मेथड, ओके, कि सीधा सीधा ओपन लूप से क्लोज लूप बनाने के लिए ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, दो शॉर्टकट मेथड याद रख लेना, देन आप क्लोज लूप ओपन लूप बना सकते हो। देन उसका डिनोमिनेटर जब लोगे तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का तो वो हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। बट उसके अलावा भी हमारे पास एक सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? 1+g/h(s) = 0, राइट। इस ये भी हमारे लिए क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है, यही डिनोमिनेटर का रूट आ जाता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है। तो मैं इसका यूज करूंगा, आप ये इससे करके भी इसका आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, कहीं पर भी आपके पास h ऑफ हैस मतलब फीडबैक की बात की क्या? नहीं, तो इसको आपको बाय डिफॉल्ट 1 लेना पड़ेगा, नहीं बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक, और उसको हम बोलेंगे यूनिटी फीडबैक। ओके, तो 1 लेंगे तो क्या बनेगा देखो, तो 1 प्लस यहाँ पर हम सीधा सीधा g ऑफ s = 0 लिख सकते हैं ना, राइट। तो हमारे पास क्या होगा सर? 1 प्लस s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 10 = भाई आपके पास 0। तो आगे अगर मैं आता हूँ तो क्या हो जाएगा सर? एस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5s प्लस आपके पास 10, ओके, प्लस यस प्लस 1, और इन सब का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 10 = 0। तो आप अगर देखोगे डिनोमिनेटर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा भाई 0। तो ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ तो ये देखो 5s और ये s 6s प्लस आप क्या बोलोगे सर? ये हो जाएगा सर 10 = 0। तो याद रखना, जो ऑर्डर होता है ना वो कुछ नहीं होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना बेटा, उसका होता है हाईएस्ट पावर। ओके, हाईएस्ट पावर होता है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, तो इसका देखो अभी हमारे लिए हाईएस्ट पावर कितना है? 2, यस। तो हाईएस्ट पावर कितना हमारे लिए? 2। तो हम क्या बोलेंगे इस सिस्टम का ऑर्डर कितना रहेगा? तो ऑर्डर बोलोगे आप 2 रहेगा। ओके, टाइप की बात मैं बाद में करता हूँ कि टाइप क्या होता है क्या नहीं है। तो अभी हमारे लिए इस सिस्टम का जो टाइप है, अगर कोई बता सकता है, तो टाइप इज नथिंग बट ओपन लूप सॉरी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में नंबर ऑफ पोल्स जीरोस पर कितने, या फिर हम सॉरी ओरिजिन पर कितने हैं, इससे हमारे पास डिसाइड होता है टाइप। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना, इसका ये ओरिजिन पर कोई भी पोल नहीं है, कोई भी पोल नहीं है। तो कोई भी पोल नहीं मतलब इस सिस्टम का टाइप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यार, राइट। तो ये सिस्टम ऑर्डर 2 है बट टाइप 0 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस ऑर्डर ही पूछी थी, टाइप की बात नहीं की थी। तो जिसको भी टाइप में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इससे भी रिलेटेड मैंने शायद से वीडियो दी है, आप उसको भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या बोला गया है? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सर्किट इज, सर्किट का आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सर ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। तो ट्रांसफर फंक्शन बेटा होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट होता है, प्रोवाइडेड उस सिस्टम के ऑल इनिशियल जो कंडीशंस होती है वो आपको 0 पुट करनी होती है, राइट। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो। और हमारे पास
नॉर्मली जो आउटपुट लिया जाता है किसी भी सिस्टम का वो सी ऑफ एस से लिया जाता है, और इनपुट जो लिया जाता है किसी भी सिस्टम का वो आर ऑफ एस से लिया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर। अगर देखोगे तो सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस करोगे तो हमें मिल जाता है ट्रांसफर फंक्शन। बट इस सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो हम अभी हमारे पास सिस्टम कैसी है सर, एक नेटवर्क है, तो यहाँ पर कैपेसिटर हो जाएगा एंड यहाँ पर बेटा हो जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस, राइट। तो ये कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस हुआ। अब हमें पता है ना कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा सर हमें इस सर्किट के ऊपर। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन ही क्या है सर, लाप्लास डोमेन में। तो हम सबसे पहले इस सर्किट को लाप्लास डोमेन में लेके आएंगे। तो एज यू नो कि कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ लाप्लास डोमेन हो जाता है 1/CS एंड रेजिस्टेंस हो जाता है सर ओनली रेजिस्टेंस, आर के ऊपर आर ही होता है। तो ये 1/CS क्यों, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, ओके, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिटेल कोर्स। अभी आपको भी ये पता ही होगा कि कैपेसिटर इन लाप्लास डोमेन इज 1/CS एंड रेजिस्टेंस इज यल ओनली, एंड इंडक्टर हो जाता है यल इंटू एस, ओके। तो ये इनपुट वाला वोल्टेज है बेटा। तो इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पर रहेगा, सपोज यहाँ पर प्लस माइनस में लेता हूँ, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता ना, वी आई ऑफ एस इनपुट वोल्टेज, राइट। तो ये प्लस हुआ सपोज, और ये आउटपुट है तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, वी नॉट ऑफ एस, राइट। तो ये हमारे लिए देखो ये क्या मिला, आउटपुट मिला, राइट। ये क्या मिला सर हमारे पास, इनपुट मिला। तो इस सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर आउटपुट अपॉन इनपुट, बट क्या सर, इन दोनों का भी क्या लेना है बेटा, इन दोनों के ऊपर भी लेना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। इन दोनों के ऊपर भी लेना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इट मीन्स अगर मैं वी नॉट ऑफ एस अपॉन वी ऑफ एस अगर निकालूंगा तो यही मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, तो सिंपली वी आर यूजिंग द वीडीआर ओवर हियर, नेटवर्क थ्योरी का बेसिक सा कंसेप्ट वीडीआर, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो अगर मुझे वी नॉट चाहिए, यस, टोटल वोल्टेज अगर मेरे पास वी आई ऑफ एस है तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए उस ब्रांच का इंपीडेंस न्यूमरेटर में डिवाइड बाय बाकी सभी ब्रांचेस का आपके पास एडिशन करना है एडमिटेंस का, इंपीडेंस का, तो 1/CS प्लस आर हो जाएगा, राइट। इसको हम ऐसा लेंगे। देन इसको बेटा अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो देखो सबसे पहले मैं वी नॉट ऑफ एस यहाँ पर है उसको वी आई ऑफ एस से डिवाइड कर देता हूँ, इधर उधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, ओके। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर डिवाइड बाय आर इंटू आर सी एस प्लस 1, एंड इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, सी एस आ जाएगा, राइट ना। तो मुझे बताओ ये डिनोमिनेटर में सी एस है तो ऊपर जाकर, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वी आई ऑफ एस, तो ये सी एस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आर सी एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर सी एस प्लस 1। तो ये आपके पास क्या हुआ, ट्रांसफर फंक्शन। तो वेयर इट इज योर आंसर, आर सी एस अपॉन 1 प्लस आर सी एस प्लस 1। तो देखो ऑप्शन में सीधा सीधा कहीं पर भी नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ मैचिंग विथ योर आंसर, राइट। तो इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे ना ऑप्शन के हिसाब से, यस इंटू आर सी डिवाइड बाई 1 प्लस यस इंटू आर सी, राइट। कुछ नहीं है, बस आई एस को पहले लिया है यार, कुछ भी नहीं है। तो ये आंसर आपका मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये मत सोचना कि सर इतने आसान क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते, दे आर जस्ट चेकिंग योर कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम, ओके। बहुत कम क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 15 ही क्वेश्चन रखे हैं, 15-16 ही, बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो। सिग्नल फ्लो ग्राफ से आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सिग्नल फ्लो ग्राफ इज आल्सो नोन एज एसएफजी, एंड एसएफजी इज यूज्ड फॉर यस एफ यस एफ जी इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ट्रांसफर फंक्शन। किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, यस। और एसएफजी हमारे पास क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रखना, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है किसका, आपके पास ब्लॉक डायग्राम का, ओके, ब्लॉक डायग्राम का, ठीक है बेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब भी एसएफजी आता है तो जो आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं मेसन्स गेन फॉर्मूला, एमजीएफ, ओके। मेसन्स गेन फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो यहाँ पर होता है समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n where I is nothing but the forward path and n is nothing but the number of forward path in that loop। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है पी आई इंटू डेल्टा आई डिवाइड बाय आपके पास डेल्टा, ओके। तो n क्या है आपके पास,
सॉरी आई इसका आपके पास फॉरवर्ड पाथ होता है और पी आपके पास उस कितने फॉरवर्ड पाथ है ये रहेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगी चीजें, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो एसएफजी से रिलेटेड मैंने दिया है ऑलरेडी यूट्यूब पर, तो ये तो आपको दिक्कत करेगा ही नहीं। बट जिन्होंने नहीं देखा है वो भी एक बार देख लेना, और जिन अभी आप अगर कोई पहली बार देख रहा है तो यहाँ पर बस ध्यान देना, नहीं समझ में आता तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है एसएफजी से रिलेटेड, उसको देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ओके, और इसी सीरीज में दिया हुआ है मैंने, राइट। तो जो P1 है, सपोज मैं पहला पाथ देखूंगा तो P1 इज नथिंग बट द फर्स्ट पाथ विच इज कनेक्टेड इनपुट टू आउटपुट, मतलब इस इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड एक पहला पाथ कौन सा होगा। तो अभी मैं ना यहाँ पर यूज करूंगा हमारा व्हाइट, सॉरी हमारा एक हाइलाइटर। तो देखो ये जो पाथ है, तो दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट पाथ जो इनपुट एंड आउटपुट से सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है। तो इसके सभी गेन की आपको करना है प्रोडक्ट। तो 1 इंटू जी वन इंटू जी टू इंटू वन, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, जी1 इंटू जी2, ये पहला पाथ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और चीज करनी है, और वो एक चीज होती है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, कि आपके पास इस वाले पाथ को छोड़ के, किसको छोड़ के, ये जो आपने फॉरवर्ड पाथ लिया है सर, इसके सपोज ये नोट पॉइंट, ये बिंदी पॉइंट छोड़ के, इसको ऐसा छोड़ दो सपोज, इसके बिंदी पॉइंट मतलब इसको बोला जाता है नोड। इसको छोड़ के अगर आपके पास कोई लूप बनते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एक डेल्टा लिखना होता है। तो अभी मुझे बताओ कोई भी लूप बन रहा है क्या, यहाँ पर कोई भी लूप नहीं बन रहा है। तो ये लूप क्या है भाई आपके पास, ये सर क्या बोल रहे हैं सभी चीजें, तो इसको आपको सभी चीजों को कहाँ पर देखना है, इससे पहले मैंने वीडियो दिया है। तो राइट, तो डेल्टा वन की वैल्यू आपके पास वन माइनस जो भी लूप से रिलेटेड चीजें बनेंगी वो होती है। तो लूप बनेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे वन माइनस जीरो, तो डेल्टा वन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ओके, अब ये लूप माइनस डेल्टा वन से रिलेटेड जो भी चीजें, सॉरी लूप से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है ना हमारे पास डेल्टा वन में या तो आपके पास करस्पॉन्डिंग डेल्टा में, तो वो आपको देखना है कैसे निकाली जाएंगी। तो वो आपको जो भी मैंने रिकॉर्डेड सेशन दिया बेटा वहां से आप देख लेना। ओके, ये दिस इज नॉट अ सही टाइम, या फिर हम बोलेंगे करेक्ट टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, P1 डेल्टा वन की वैल्यू आ चुकी है 1। यस, अब हम देखेंगे क्या कोई अल्टरनेटिव पाथ है जो इनपुट आउटपुट पर दिख रहा है। तो आप बोलोगे नहीं, तो मतलब सर P2 की वैल्यू हो जाएगी 0। वैसे सर हम डेल्टा टू की भी वैल्यू बोल सकते हैं सर, 1 माइनस तो हम बोलेंगे 0, तो इसकी वैल्यू तो सपोज 1 ही रहेगी, वॉट एवर। ओके, तो डेल्टा टू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, वैसे अगर मैं बता दूं तो P2 ही नहीं तो डेल्टा टू एग्जिस्ट ही कैसे करेगा, राइट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सपोज डेल्टा टू की वैल्यू हम बोलेंगे 0 ही। ओके चलो, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपांड करूं तो मुझे बताओ दो ही फॉरवर्ड पाथ है, सॉरी एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो फॉर्मूला बस P1 इंटू डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा ही रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये चीज आपको शायद यहाँ पर नहीं समझ में आ रही होगी, बट अगर आप प्रीवियस सेशन को देख के आते हो जहां पर मैंने एसएलजी पढ़ाया हुआ है, तो ये चीज आप समझ सकते हो, राइट। तो अब हम निकालेंगे ओवरऑल डेल्टा, सॉरी ओवरऑल डेल्टा कैसे निकलता है, 1 माइनस यहाँ पर होता है बेटा आपके पास समेशन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है 1 माइनस, पहले ब्रैकेट में होता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ, नॉट प्रोडक्ट, समेशन ऑफ ऑल लूप गेन, ऑल लूप गेन, जितने भी लूप गेन है उनका आपको समेशन करना है। देन यहाँ पर प्लस करके फिर से आपको समेशन करना है, बट यहाँ पर क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, राइट। अब ये नॉन टचिंग लूप क्या है, ये सब चीजें तो आपको जो पुराना वाला वीडियो वहां पर ही देख के आपको देखना है। देन आपके पास ऐसा ही ये सिलसिला चालू रहता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, और ये सिलसिला आपके पास प्लस माइनस करके चालू ही रहेगा, तो इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे। यस, तो यहाँ पर अभी मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आइडिया ही होंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सीरीज है, तो यहाँ पर मैं क्या ही बताते बैठूंगा। ओके, तो 1 माइनस, यहाँ पर देखो कितने लूप बन रहे हैं, तो पहला लूप देखो आपके पास क्या हो रहा है भाई, G1 G2, और ये माइनस ऑफ H2, ये पहला लूप बन रहा है। देन दूसरा जो लूप है यहाँ पर देख सकते हो एक सेल्फ लूप है, दैट इज नथिंग बट H1 इज नथिंग बट योर सेल्फ लूप, राइट। H1 इज नथिंग बट अ सेल्फ लूप, इसके अलावा कोई लूप नहीं बन रहा, तो इसको हम ऐसे रख देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, G1 G2 H2, और ये देखो ये माइनस और ये माइनस इसको फिर से प्लस बना देगा, तो H1, तो डेल्टा वन की वैल्यू हो गई है दिस वन। तो P1 की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, तो G1 G2 एंड डेल्टा वन की वैल्यू तो 1 ही है, डिवाइड बाई इस डेल्टा की वैल्यू अगर देखो तो 1 प्लस G1 G2 H2 और यहाँ पर H1,
किससे मैच कर रहा है आपका आंसर, देखो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। यस, तो ये अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया है तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है हमारी हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर एसएफजी से रिलेटेड, वो पूरा सेशन आपने देख लिया होगा, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। इसको सॉल्व करने का बस एसएफजी एक ही एक तरीका है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और यहाँ पर मैंने पूछा है कि कॉलपिट ऑसिलेटर की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि कॉलपिट ऑसिलेटर कैसे होता है। सर हमारे पास यहाँ पर एक एम्पलीफायर होता है, राइट, और एम्पलीफायर का जो भी फीडबैक इलेमेंट होता है सर, इस फीडबैक इलेमेंट में ध्यान से देखना, ये जो फीडबैक जो हम प्रोवाइड करते हैं ऑसिलेटर में, याद रखना, यस, हम कौन सा फीडबैक देते हैं, सभी को पता है सर, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ये एम्पलीफायर है, राइट। ये जो फीडबैक इलेमेंट बनता है बेसिकली, तो इसमें आपके पास क्या होता है कॉलपिट ऑसिलेटर में, सर कैपेसिटर स्प्लिटेड होता है, एक स्प्लिटेड कैपेसिटर, और यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर हो जाता है, राइट ना। तो ये एक चीज होती है हमारे पास इस फीडबैक इलेमेंट में। तो इसका भी मैंने ऑसिलेटर के ऊपर भी क्वेश्चन दिया, तो C1 एंड C2, और यहाँ पर होता है भाई L1, राइट। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हम कैसे निकालते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालते हैं 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ यल, यल अकेला ही है तो L1, और दो कैपेसिटेंस थे यहाँ पर L1 L2। यस, यहाँ पर ग्राउंड होता है बेसिकली। तो स्प्लिटेड कैपेसिटर है कॉलपिट ऑसिलेटर में, याद रखना सी, कॉलपिट से सी याद रखना, सी से कैपेसिटर स्प्लिटेड रहेंगे, राइट। ऐसा याद रखना, कॉलपिट में सी आ रहा है ना, तो याद रखना इस सी से ऐसे याद रखो कि सर कॉलपिट में कैपेसिटर स्प्लिटेड है, मतलब दो अलग अलग कैपेसिटर है। अब ये कैसे कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे सर ये सीरीज में कनेक्टेड। बेटा सीरीज में कैपेसिटर की वैल्यू क्या आ जाती है, तो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या आ जाता है, C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 इंटू, देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा सर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो इससे मिलता जुलता फॉर्मूला देखो, L1 नहीं बोला है, बस उन्होंने L बोला है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। और इससे भी रिलेटेड मैंने आपको ऑसिलेटर से भी रिलेटेड बेटा एक बहुत ही प्यारा प्यारा वीडियो दिया हुआ है। जिसको भी ये चीज नहीं समझ में आ रही है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, तो उन्होंने वो सेशन को देख लेना। लिंक लिंक क्या, मैं आपको इस मतलब इसी यूट्यूब चैनल को अगर आप थोड़ा स्क्रॉल कर दोगे तो आपको मिल ही जाएगा ये सेशन। तो ये तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसको देख लेना। ओके, तो दिस इज योर आंसर, तो ये हर्ट्स होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लेट्स सी देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको भी हम देख लेते हैं बहुत ही प्यार से नजाकत से। क्या बोला है, द ऑसिलेटर विच यूजेस द टैप्ड कॉइल। टैप्ड कॉइल बोली गई, मतलब एक कॉइल रहेगी और इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, टैप किया हुआ है, राइट। टैप जब हम करेंगे तो उस एलसी सर्किट में, मतलब एलसी सर्किट, ऑब्वियस सी बात यहाँ पर क्या होगा भाई, सी होगा, राइट। और इस तरीके का जो ऑसिलेटर होता है जहाँ पर टैप्ड कैपेसिटर होता है, मतलब यहाँ पर L1 है, यहाँ पर L2 है, तो इस तरीके के ऑसिलेटर को हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक एम्पलीफायर होता था और यहाँ पर हमारे पास एक फीडबैक होता था, राइट। तो फिर से ये भी ऑसिलेटर से मैंने चीज ली हुई है, और ये अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो ऑसिलेटर बनेगा भाई, इस फीडबैक के केस में ये सब चीजें आपके पास प्रेजेंट होती है, फीडबैक एलिमेंट इस तरीके से बनता है। तो ये जब हम इंडक्टर को दो हिस्सों में बांटते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है स्प्लिटेड इंडक्टर, स्प्लिटेड इंडक्टर। और इस तरीके के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं हार्टली ऑसिलेटर। बहुत ही प्यारा नाम है हार्टली, यस, हार्ट जैसा नाम है। तो हार्ट में याद रखना इंडक्टर के टुकड़े हो जाते हैं, बट अगर ऐसा समझ लोगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि टैप्ड कॉइल, कॉइल में कॉइल में किसके टुकड़े हो जाते हैं भाई, हार्ट के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा आप समझ लो, आपको ये चीज आसानी से याद रह जाएगी। यस, तो दिस इज द हार्टली ऑसिलेटर। यस, स्प्लिटेड कैपेस इंडक्टर भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हार्टली ऑसिलेटर, टैप्ड कॉइल। यस, तो ये थोड़े से नाम याद रखना। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, क्या है, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज द डिफरेंशियल गेन ऑफ डिफरेंशियल गेन, मतलब एडी आपके पास कितना दिया गया है, देखो 20,000 है क्या, 40 है, ठीक है। तो एडी आपके पास इतना दिया गया है, CMR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू कितनी है, 80 dB है। याद रखना ये डीबी में दी गई है, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी उसको उन्होंने किया होगा log टू द बेस 10, और जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी, यस, जो भी इसकी CMRR की एक्चुअल वैल्यू, याद रखना मैं यहाँ पर लिखा हूँ CMRR की यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दी रहेगी, एक्चुअल जो भी वैल्यू रहेगी
सर उसके ऊपर log टू द बेस 10 लगाकर सर उन्होंने डीपी किया रहेगा, तो ये वैल्यू आपको दी गई है। देन उन्होंने बोला कि कॉमन मोड गेन कितना रहेगा, मतलब उन्होंने एसी की वैल्यू बेसिकली पूछी है। नॉर्मली सी एम आर आर क्या होता है पता है, एक्चुअल अगर आपको सी एम आर आर मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है पता है आपको, एडी अपॉन एसी, कॉमन मोड गेन सॉरी डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाय कॉमन मोड गेन, तो ये होता है। बट अभी उन्होंने डीपी में दिया है तो दोनों जगह पर हम क्या लगा देंगे, लॉग ही लगा देंगे ना, दोनों जगह पर आपके पास लॉग लग के आया होगा राइट। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर 80 इज इक्वल टू लॉग टू द लॉग, कौन सा लॉग सर 20 इंटू, ये रिलेशन होता है 20 इंटू लॉग टू द बेस 10, यहाँ पर हम बोलेंगे सर एडी अपॉन एसी राइट। अब मुझे बताओ ये 20 इसको कितनी बार काटेगा रे, तो आप बोलोगे सर 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा सर 4 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, यहाँ पर रहेगा सर एडी अपॉन एसी राइट ना, एडी अपॉन एसी। अब अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो देखो अगर मुझे लॉग कैंसिल करना है तो ये 10 के सर पर कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा, तो बेसिक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की। तो आप क्या बोलोगे सर अगर मुझे लॉग कैंसिल करना है तो मैं कैसे कैंसिल करूंगा सर, इस 10 के सर पर अगर मैं 4 दे दूंगा इस साइड में तो ये लॉग कैंसिल होगा, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, तो सर 10⁻⁴ इज इक्वल टू, अब हम ये लॉग कैंसिल कर सकते हैं, तभी जाकर हमने यहाँ पर ऐसा किया ना सो दैट ये लॉग कट जाएगा राइट। तो ये चीज समझ में आ रही होंगी, इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एडी अपॉन एसी राइट। अब मुझे बताओ कि हमें एसी की वैल्यू पूछनी है, तो आप क्या करोगे सर, एडी को किससे डिवाइड कर लोगे सर 10⁴, और एडी की वैल्यू देखो कितनी है, 1 2 3 4 जीरो एडी की, और 10⁴ मतलब एक जीरो 10 पर ये कितना हो जाएगा भाई 10⁴ यस मतलब 1 पर कितने जीरो, 4 जीरो, तो देखो ये खा जाएगा, यस 4 जीरो इसके खा जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 20 राइट। तो इसका मतलब कॉमन मोड गेन कितना रहेगा, तो एसी की वैल्यू आपके पास बेटा तो वो हो जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा। तो वेयर इट इज योर आंसर, तो आंसर इज इन ऑप्शन नंबर ए। कितना प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन, ऑपएम से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया गया, और शायद से ये भी क्वेश्चन मैंने उसी कंसेप्ट से उठाया। अब यहाँ पर देखो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड कॉमन मोड गेन ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर, यस कितना दिया गया है, मतलब एडी की वैल्यू दी गई है आपके पास 48 dB एंड कॉमन मोड की वैल्यू, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कितनी है भाई आपके पास 2 dB। देन द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इन dB, आपको सी एम आर आर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इन dB पूछा गया है बेटा, dB कितना रहेगा राइट। तो आप सभी को पता है ना कि अगर मुझे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकालना है वो इन dB, तो आप क्या करोगे सर 20 इंटू लॉग ऑफ बेस टू द 10, यस जो भी सी एम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की जो भी एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पर अगर आप पुट कर देंगे तो हमें जो भी चीज मिलेगी वो डीबी मिल जाएगी, यस। अब आप सभी को पता है ना कि सी एम आर आर क्या होता है सर, एक्चुअल वैल्यू सर एडी अपॉन एसी होता है राइट, एडी अपॉन एसी होता है करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं लॉग लगा दूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर मैं लॉग लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सपोज लॉग टू द बेस 20 लॉग टू द बेस ऐसा बोल दो कि 10 लगा दिया मैंने सी एम आर आर, तो लॉग लगा देने पर ही क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 राइट लॉग आपके पास एडी राइट। अब यहाँ पर देखना लॉग लॉग ये वाला फॉर्मूला लगा है लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसको आप ऐसा लिखते हो ना कि लॉग ए माइनस लॉग बी, अब ऐसा कर सकते, तो वैसे मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या 20 लॉग ऑफ ए सी राइट, 20 लॉग ऑफ ए सी। अब ये चीज आपको जो मिलेगी वो आपके पास डीबी में वैल्यू देगा ना भाई, ये चीज आपको डीबी में ही देगा, एडी ही मिलेगा बट डीबी में मिलेगा, यस एडी इन किस में मिलेगा भाई डीबी में मिलेगा राइट। और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा एसी मिलेगा, बट किस में मिलेगा सर डीबी में ही मिलेगा। तो जो एडी डीबी में मिला है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर वो है 48, अच्छे से लिखना एडी डीबी में कितना मिला सर 48 एंड एसी डीबी में कितना मिला आपके पास 2, तो एडी माइनस डीबी इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो 48 माइनस ये हो जाएगा 46 dB। तो ये क्या मिला आपके पास 20 log ऑफ 10 CMRR की वैल्यू आपको मिली है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 46 dB आपको देखने को मिल सकता है। तो वेयर इट इज योर आंसर, आंसर इज इन ऑप्शन सी राइट।
ऑप्शन सी में आपको देखने को मिला। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? यस, ये मशीन से रिलेटेड। क्या बोला है? आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 120 डीसी शंट मोटर। सबसे पहले तो शंट मोटर है, तो इसका मतलब ये शंट मोटर है, तो यहाँ पर शंट कॉइल रहेगी, ध्यान से देखना। देन यहाँ पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, देन यहाँ पर क्या होगा भाई, उसका आर्मेचर रहेगा, वेयर वी हैव अ ब्रशेस, एंड इसके बीच में एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा। तो इतनी तो बात क्लियर है, शंट मोटर है। सो थोड़ा सा इस बात को समझ लेना जो सर बताने की कोशिश करे। तो यहाँ पर बेटा आपके पास टर्मिनल वोल्टेज रहेगा, टर्मिनल से ये बैटरी क्या लेगी सर, लाइन करंट लेगी, और लाइन करंट में से सर कुछ करंट हमारा आर्मेचर में चला जाएगा और कुछ करंट हमारा सर शंट में चला जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आर्मेचर, यहाँ पर आपके पास बैक ईएमएफ होगा क्योंकि ये मोटर है, एंड यहाँ इन दोनों के बीच में आपके पास ब्रश ड्रॉप होगा, राइट। मैं उसको वीबी बोलता हूँ, यस, जो कि उन्होंने दिया भी है, 2 वोल्ट का है। एंड आर शंट की तो वैल्यू नहीं दी गई, वट एवर जो भी है, बट शायद से उन्हें आर ए की वैल्यू दी गई है। आर ए की वैल्यू 0.2 ओहम, और वीटी मतलब टर्मिनल वोल्टेज, या फिर हम बोलेंगे सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी गई है, 120 वोल्ट दी गई है। देन उन्हें बोला है द करंट एट द इंस्टेंट ऑफ द स्टार्टिंग इक्वल टू, स्टार्टिंग में कितना करंट रहेगा, मतलब उन्होंने बोला है कि ये जो लाइन करंट है ना, इसकी ही कितनी वैल्यू रहेंगी, बट एट द स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग में कितना करंट रहेगा, यही उन्होंने बोला है। तो याद रखना, जब मोटर स्टार्ट नहीं होगी तो स्टार्टिंग में मोटर की स्पीड कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे मोटर की स्पीड रहेगी सर 0, राइट। और आपको पता होगा एक चीज कि ईबी का एक फॉर्मूला होता है 5ZN डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ए होता है। तो अगर बेटा आपका स्पीड ही 0 होगा तो आपकी ईबी की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, राइट, 0 ही रहेगी ना। मतलब सर स्टार्टिंग के केस में हम ये बोल सकते हैं कि सर जो बैक ईएमएफ होता है वो 0 वोल्ट होता है। गेटिंग? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी डीसी मोटर का स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना होता है, 0 ही होता है। कौन सा वाला? बैक ईएमएफ वाला वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग का करंट चाहिए, आईएल चाहिए। तो आईएल को कैसे निकालेंगे, राइट, आईएल को कैसे निकालेंगे? उससे पहले कुछ डीसी शंट वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं। तो देखो, आपको एक इक्वेशन पता होगा कि मोटर के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, मतलब ये जो वीटी, अगर हम यहाँ पर केवीएल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, जो भी रेजिस्टेंस है आर्मेचर का मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर का करंट कर लेंगे सर। आर्मेचर का अगर सर हम करंट कर लेते हैं, एंड अगर मैं यहाँ पर बता दूं आर्मेचर करंट, एंड यहाँ पर अगर मैं सपोज ये ड्रॉप ले रहा हूँ, ये जो ईबी है इसको अगर ऐड कर देता हूँ, एंड देन अगर मेरे पास ये वीबी है इसको अगर मैं देख लेता हूँ, तो मुझे जो चीज़ चाहिए सपोज वो मिल ही रही है। फॉर एग्जाम्पल आ गया, अभी अगर आप समझ लो तो देखो, टर्मिनल वोल्टेज कितना है भाई, 120 का है, ध्यान से देखना। अब आईए की वैल्यू आपको पता है क्या, आरए की वैल्यू पता है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल सर 2 पता है। आईए की वैल्यू पता है क्या? नहीं भाई, तो हम आईए को ऐसा ही रखेंगे। ईबी की वैल्यू एट द स्टार्टिंग 0 है, और बैक ईएमएफ कितना आपके पास 2 है, राइट। तो यहाँ से मुझे बताना ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये देखो सर 2 माइनस करेंगे तो 118 हो जाएगा, और ये 0.2 आईए बन जाएगा, राइट। आईए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2। तो 118 मैंने 180 कैसे किया भाई, 118 हो जाएगा ना, 118, राइट। अब 1 यहाँ से अगर मैं आईए की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे मिलेगी? अब देखना, ये 1/2 को ही आपको पता होना चाहिए कि 1/2 इज नथिंग बट आईए डिवाइडेड बाई 5 होता है। तो 1.5 से डिवाइड करने से बेहतर है कि सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 118 से, तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 मल्टीप्लाई बाई 118 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 590 एम्पियर, राइट। तो ये आर्मेचर का करंट रहा, राइट। ये कौन सा करंट रहा आपके पास, आर्मेचर का करंट रहा। ऑब्वियस सी बात है, यस, समझ में आया आपको? तो स्टार्टिंग में मुझे बताना कि स्टार्टिंग में जब आपके पास बैक ईएमएफ, लिसन केयरफुली, बैक ईएमएफ 0 है, तो उस केस में स्टार्टिंग में नॉर्मली आपका सबसे ज्यादा मोटर कौन सा करंट लेती है, आर्मेचर करंट ही ले लेती है ना। आर्मेचर ही तो सबसे ज्यादा करंट ले लेता है स्टार्टिंग में। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर जो लाइन करंट है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आईए के बराबर ही होगा, क्योंकि शंट करंट तो थोड़ा सा कम ही होता है। जस्ट शंट करंट के बारे में यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं की गई, तो हम आईएल को आईए के बराबर ले सकते हैं। इट मीन्स जो आर्मेचर का करंट है वही हमारे पास लाइन का करंट रहेगा,
और स्टार्टिंग में आर्मेचर ने कितना करंट ड्रॉ किया था सर 950 एम्पियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो लाइन करंट या फिर हम बोलेंगे मोटर ने जो स्टार्टिंग में करंट ड्रॉ किया था वो अप्रोक्सीमेटली 960 एम्पियर का ही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। होपफुली ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस थिंग। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जीरो होने की वजह से इस इक्वेशन में एबी की वैल्यू हमने जीरो पुट की। एंड आई शंट के बारे में कुछ भी चीज नहीं थी, इसलिए हमने आई शंट को निगलेक्ट किया है। एंड आई ए एंड आई एल को ही हमने इक्वल टू कंसिडर करके हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला, दैट इज 590 आपके पास एम्पर इज द करेक्ट वन, राइट। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही प्यार से देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन शायद से आपका डीसी से ही है। आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर इज, आर्मेचर मतलब आर ए की वैल्यू दी गई है 0.4 ओहम। एंड सप्लाई वोल्टेज इज मतलब मोटर है क्या, यस। तो इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितना है भाई, 200 वोल्ट। एंड द बैक ईएमएफ मतलब ईबी की वैल्यू आप दी गई है आपके पास 908 वोल्ट एट दी फुल स्पीड। देन आपको बोला गया है बताओ आर्मेचर करंट कितना रहेगा। यस, आर्मेचर करंट कितना रहेगा। तो बेसिक सा इक्वेशन मोटर का इक्वेशन की टर्मिनल वोल्टेज हमेशा किसके बराबर होता है सर, आर्मेचर में जो ड्रॉप हुआ है वो प्लस सर जो भी बैक ईएमएफ है वो, सर यहाँ पर जो भी आपके पास ब्रश का ड्रॉप होगा वो आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहीं पर भी ब्रश के ड्रॉप की बात की है क्या, नहीं। तो वीबी इज नथिंग बस ब्रश ड्रॉप। ओके, ब्रश ड्रॉप अगर नहीं है तो हम कितना लेंगे भाई, जीरो ही लेंगे ना, जीरो वोल्ट ही कंसिडर कर लेंगे। वीबी की वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो कंसिडर कर लेंगे, राइट। और अगर कभी कार्बन ब्रशेस वगैरह दे देता है ना, तो कार्बन ब्रशेस के लिए बेटा ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा वीबी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट। ओके, ये अजम्पशन किसके लिए है, ये अजम्पशन किसके लिए, आपके पास कार्बन ब्रशेस के लिए। ओके, ये कभी कभार बार कार्बन ब्रशेस नाम दे देता है, देन आपको ये चीज लेनी पड़ेगी। ओके, कार्बन ब्रशेस के लिए ये आपके पास अजम्पशन है। तो इसमें कुछ नहीं, तो वीटी की वैल्यू पुट कर दो 200। आई ए की वैल्यू पता नहीं है तो भाई आई ए रख देंगे, आर ए की वैल्यू 0.4, आई बी की वैल्यू देखो 98। तो कितना होगा, आई ए इंटू 0.4 इज इक्वल टू, देखो आपके पास ये 200, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, और ये 198, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2। तो आप मुझे बताना कि आई ए, इस 4 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 4 डिवाइड बाई 10, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्यों क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे सर, आई ए की वैल्यू देखो सर, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और ये देखो भाई 4 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, ये 2 इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 टाइम्स, और 2 इस 10 को काटेगा तो कितना काटेगा भाई 5 टाइम्स। तो इसका मतलब सर आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। तो आई ए की वैल्यू हम बोल सकते हैं 5 एम्पियर, राइट। तो आर्मेचर करंट कितना रहेगा, 5 एम्पियर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मत सोचना कि सर आप ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हो, देखो बेटा एई के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया आई डोंट नो, बट अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी गई है। और ये क्वेश्चन शायद से बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, और इसके बाद भी शायद से और एक क्वेश्चन है। यस, 2-3 क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा था कि ये सेशन बहुत छोटा होगा, बट बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बोली गई। मैं पूरा ही सेशन ही कंप्लीट करा देता हूँ। क्या बोला है, अ लैप वाउंड डीसी मशीन। सबसे पहले तो कैसा है भाई, लैप वाउंड है। ओके, याद रखना लैप वाउंड में हमेशा ए इज इक्वल टू पी होता है। ए मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू पोल के बराबर होते हैं। यस, ए मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर होता है। लैप में ये ए एंड पी आता है ना, तो इससे याद कर सकते हो आप, ए इज इक्वल टू पी। ओके, वेव में आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। फिलहाल आप हमारे पास लैप वाउंड जनरेटर ही है, या फिर हम बोलेंगे मोटर है, तो उसकी ए इज इक्वल टू पी हम बोल सकते हैं। एंड उन्होंने बोला है कि पोल कितने, तो पोल बोला उन्होंने 4 है। देखो अब पोल हैज अ 4। एंड आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर मतलब आपके पास बेसिकली उन्होंने जेड बोला है, तो 220 कंडक्टर है। फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय द डीसी सोर्स ऑफ द सर्टेन एयर गैप ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू बोली गई है 132 मिली वेबर पर पोल दी गई है, राइट। एंड द जनरेटर इज रन फ्रॉम द प्राइम मूवर। जनरेटर की स्पीड कितनी है, तो वो है भाई 1500 आरपीएम की है आपके पास। एंड करंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लोड, सपोज क्या बोला है, सप्लाई द करंट टू द इलेक्ट्रिकल लोड। ये करंट सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिकल लोड के लिए, मतलब बेसिकली ये लाइन का करंट रहेगा ना, तो कितना है आपके पास 100 एम्पियर।
एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेवलप्ड इन द मशीन। याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन में कभी भी अगर आपको बोला जाए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक जो पावर होती है जो भी डेवलप होती है, तो वो अगर आपको निकालनी रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं होती है। तो जो भी आपके पास बैक ईएमएफ या फिर हम बोलेंगे जनरेटेड जो वोल्टेज होता है ना, राइट, मशीन में यहाँ पर आर्मेचर रहेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं अभी शंट ले रहा हूँ, तो लाइक दिस। तो याद रखना यहाँ पर जो चीजें दी गई है, तो ये लाइन करंट उन्हें दिया गया है बेटा। लाइन करंट कितना है, 100 एम्पियर। ओके, आर ए की वगैरह कुछ वैल्यू नहीं दी गई है। और यहाँ पर एक जो टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है आपके पास, दिया गया है क्या, कुछ नहीं दिया गया, वॉट एवर, ठीक है, नहीं दिया गया। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो होती है ना, वो इजी इनटू इसमें से जाने वाला करंट। अब इसी बात है, ये आर्मेचर है, राइट, ये आर्मेचर है। तो अगर आप आर्मेचर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज नथिंग बट योर पावर। तो ये पूछा गया। तो मुझे बताओ इजी क्या है। यस बताओ भाई। तो इजी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 5 ZN डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ए ही तो बोलते हैं ना, राइट, पी बाई ए ही तो बोलते हैं। यस, तो पी एंड ए की वैल्यू तो सेम है, इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब इजी कैसे निकालेंगे, 5 ZN डिवाइड बाई 60 नहीं करेंगे तो 5 की वैल्यू देखो सर 132 मिली है भाई, तो 10⁻³ जेड की वैल्यू कितनी है सर, 720। यस, एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1500। ओके, डिवाइड बाई 60, हाँ 60, 5 ZN डिवाइड बाई 60, तो 60 यहाँ पर आ चुका है। तो अभी मैं इसको फिलहाल तो कैलसी पर सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। तो वैसे तो देखो अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो ये 10⁻³ किसको खा जाएगा, ये 3 जीरो खा जाएगा, राइट। यस, तो आपके पास आसानी क्या होगी सर, 32 इंटू आपके पास 15 डिवाइड बाय आपके पास 60। अब देखो यहाँ पर भी आप काट सकते हो। यस, 15 से अगर आप 60 को काटोगे तो ये कितनी बार काटेगा, राइट। 16 डिवाइड बाय अगर आप 15 कर रहे हो या फिर आप काटोगे तो आप बोलोगे सर ये 4 टाइम्स काटता है, राइट ना। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि कितनी बार काटेगा। तो ये 32 है, मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय अगर आप 4 कर लेते हो, तो ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 32 को आधा बना, आसान देखो बिना कैलसी के, तो आप क्या बोल सकते हो, यस 32 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 32 डिवाइड बाय अगर सपोज आप 2 करते हो तो ये 16 ही आ जाएगा ना। और ये 2 हो जाएगा, और 16 का आधा कर दोगे तो भाई 8 आ जाएगा, जिसको टेबल याद हो जाता है। तो इजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 72। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 72 कर लोगे तो ये तो बहुत आसान है मैथमेटिक्स। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 576। अभी मैंने कैलसी पर किया है, आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, राइट। तो ये इजी बन चुका है आपके पास, क्या बन चुका है भाई आपके पास, इजी बन चुका है। अब मुझे बताना कि आपको कहीं पर भी आर्मेचर रेजिस्टेंस, इस शंट रेजिस्टेंस या तो आपके पास शंट करंट के बारे में बात की है क्या, नहीं। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम कर लेते हैं कि वट एवर द आर्मेचर करंट इज अप्रोक्सीमेटली यूर लाइन करंट। इसका मतलब आर्मेचर का करंट लाइन करंट के बराबर हम ले सकते हैं, राइट। तो लाइन का करंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 एम्पियर। तो अगर मुझे पावर जनरेटेड निकालना है तो इजी इंटू आई ए कर सकता हूँ ना, तो ये पावर मैकेनिकल पावर जनरेटेड रहेगी। तो इजी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5 7 कितना था रही है 6 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 7 6, ये 2 जीरो इसके ऊपर आ जाएगा, इतना वॉट। अब इसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो भाई 5 7.6 किलो वाट आ जाएगा। तो वेयर इट्स योर आंसर, द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर डी। देखो इतने प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों ना ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, देन गड़बड़ आ जाते हैं। यस, तो आप शायद से पहली बार मेरे से मशीन पढ़ रहे हो, आई नो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मशीन के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ। तो होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने अभी तक बहुत सारे सेशन लिए हुए, बट मशीन का एक भी नहीं दिया था। तो मशीन के भी क्वेश्चन आप एंजॉय कर रहे होंगे। देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने ट्रांसफार्मर से उठाया है। देन क्या बोला है, द ट्रांसफार्मर विथ अ प्राइमरी हैज, प्राइमरी का वोल्टेज मतलब V1 का वोल्टेज आपके पास 110 वोल्टेज है, एंड हैज द रेशियो N1/N2। N1/N2 का जो रेशियो है बच्चा, वो उन्होंने बोला 15 डिवाइड बाय 1 का रेशियो है। देन उन्होंने बोला है कि जो लोड है आपके पास मतलब REL जो है, वो आपके पास 120 ओम का है। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लोड के लिए अप्रोक्सीमेट वोल्टेज मतलब V2 की वैल्यू कितनी रहेगी, ऐसा बोला है। देखो आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लिया। अब ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, मतलब हम आइडियल ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू दी उन्होंने, सपोज प्लस प्लस माइनस नहीं, सपोज चलो प्लस माइनस, अब डीसी नहीं है याद रखना। तो इसकी टर्न दी है N1, एंड ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो दूसरी जो टर्न दी गई है, राइट,
यहाँ पर N2 दी गई, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आपके पास 15। एंड उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमारे भाई साहब ने एक लोड लगाया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस का, जिनकी वैल्यू 120 ओहम की। और उन्होंने बोला कि बताओ इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा, मतलब V2 क्या, V2 लोड के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा, तो दैट इज अ V2। अब आप सभी को पता है ना कि एक टर्म होती है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो वो हमारे पास होता है N2 डिवाइडेड बाय N1, या तो हम बोलेंगे V2 डिवाइड बाय V1। और एक होता है हमारे पास I2 I1 डिवाइड बाय, करंट के लिए अपोजिट में चलता है, I1 डिवाइड बाय I2। यस, ये कौन सा रेशियो है हमारे पास, ये बेटा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक होता है टर्न रेशियो जो कि आपके पास N1 डिवाइडेड बाय N2 होता है, अपोजिट चलता है टर्न्स रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कई कई पर K यूज किया जाता है, कई कई पर A यूज किया जाता है। अभी मैं K से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मुझे बताओ ये रिलेशन अगर मैं मैच नहीं कर सकता क्या, मतलब N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1। अगर मुझे V2 चाहिए तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, N2 डिवाइड बाय N1 इंटू V1 लिख सकता हूँ ना। तो N2 की वैल्यू कितनी बेटा, N2 की वैल्यू 1 और N1 की वैल्यू कितनी है सर, 15, राइट। एंड V1 की वैल्यू देख सकते हो आप 110। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हो तो कितना आ जाएगा, तो देखो 110। यस, अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे सर कैसे सॉल्व करना बिना कैलसी के, तो देखो भाई ये तीन, 5 3 15 हो जाएगा। अब 110 को कितने बार काटोगे सर, 5 को 110 से काटोगे तो भाई कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना कि देखो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो ये 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 110 डिवाइड बाय अगर आप सपोज 5 कर लेते हो तो 22 आ जाएगा। अब 22 डिवाइड बाय आपके पास अगर 3 आ जाता है, तो आप सभी को पता होता है कि 7 3 जा 21 आ जाता है, मतलब 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। तो कहाँ पर है भाई आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपके पास आंसर है। तो ऑप्शन ए देख सकते हो आप, ऑप्शन ए मैच हुआ, बिना कैलसी के आप सॉल्व कर सकते हो। एंड आई डोंट नो कि आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे बेटा, बट सेम इसी तरीके का क्वेश्चन महा ट्रांसको में आया था। महा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन उठाने का मेरा वही मकसद था। ट्रांसको ट्रांसको 2022 में सेम इसी तरीके का ए के लिए क्वेश्चन है, था ऐसा ही क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं था भाई, सेम कॉपी पेस्ट। न्यूमेरिकल की वैल्यू थोड़े से इधर उधर हो चुके होंगे शायद से ही, बट ये सेम क्वेश्चन आपको महाट्रांसको में मिला था। और ये क्वेश्चन मैंने उठाया यूथ पब्लिकेशन से। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूथ पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक फॉर यूर महाट्रांसको एई एग्जाम। इसके अलावा कोई भी फलाना ढमकाना इंस्टीट्यूट के बुक नहीं यूज करना है, बस आपको महाट्रांसको के ही बुक यूज, सॉरी आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक यूज करना है। और एएससी या तो आपके पास मेड इजी के अगर आपके पास कुछ बुक्स होते हैं तो उसको भी आप देख सकते हो। बट आप अगर एक अच्छा कलेक्शन चाहते हो तो यूथ इज इनफ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत ज़्यादा करने से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती है, तो आप यूथ भी कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो देखो जिन्होंने भी प्रीवियसली अगर सपोज जो भी सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अगर ये क्वेश्चन देखा रहेगा तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों का खेल था उनके लिए, राइट। तो इसलिए यूथ पब्लिकेशंस को अच्छे से सॉल्व करना बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाता है, राइट। Let's see the last question for today's session. If full load iron losses of the transformer, PI iron losses को मैं PI से दिखाता हूँ, वो हमारे पास कितना है 100 वॉट की दी गई है। What if the iron losses at the half load? उन्होंने बोला है कि आयरन लॉसेस आपके पास पूछी गई है जब आपके पास लोड कितना है, आपके पास लोड आपके पास 1/5 है, राइट, सॉरी 1/12 है, मतलब आपके पास आधा है। ये कब का आपके पास है भाई आयरन लॉसेस, जब आपके पास लोड कैसा था, जब आपके पास भाई लोड कैसा था, इस समय आपके पास लोड था फुल, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये जो आयरन लॉसेस होते हैं ना बेटा, आयरन आइडियल क्या लिख रहा हूं, ओके, आयरन लॉसेस जो होते हैं इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस, ओके, कांस्टेंट लॉसेस। अब ये जो कांस्टेंट लॉसेस है ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट अच्छे से लिख लेना, इंडिपेंडेंट लॉसेस भी इसको आप बोलते हैं। किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं सर, ये होते हैं सर लोड के ऊपर। लोड कितना भी वैरी हो जाए, कम हो जाए, जीरो हो जाए, व्हाटएवर, ये लॉसेस तो कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जितना आयरन लॉसेस आपको फुल लोड पर मिल रहा है सर, 100 वॉट का आयरन लॉसेस अगर आपको फुल लोड पर मिल रहा है, तो हाफ लोड करने से भी लॉसेस के ऊपर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयरन लॉसेस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट लॉसेस एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑन दी
लोड ऑफ द मोटा लोड ऑफ द सपोज ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर पर ये इंडिपेंड ट्रांसफार्मर की लोडिंग पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर ये भी लॉसेस हमारे पास कितने रहेंगे सर, 100 वॉट ये रहेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट लॉसेस थे। यस, तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बेटा इसके लिए मैंने शायद से 15 क्वेश्चन लिया, मैंने वैसे तो थंबनेल में आपको दिया है 15, पर सॉरी 16 मैंने क्वेश्चन लिए हुए। तो ये सभी सेशन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे एंड आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, अगर आपको लगता है कि भाई उनका भी मतलब इससे फायदा ही होगा उनके प्रिपरेशन के लिए, तो उनके साथ भी शेयर कर दे सेशन को। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इस सेशन के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यस, अगर कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में, तो अगर आप ये नाम सर्च करोगे तो मेरा ऑफिशियल मतलब एक आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और वहां से मुझे आप कनेक्ट करके यहाँ पर मैं फिर से आपको एक फ्रेश लिंक दे दूंगा, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।